आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो मूल रूप से कुछ बेहद रचनात्मक विजुअल नोट्स हैं। और ये कोई ऐसे वैसे नोट्स नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जो नोट्स हैं इन्हें तैयार किया है आशीष सर ने। सुनने वालों को बता दें कि आज का हमारा फोकस है डिटेल्स एक्सप्लेन करो बाय आशीष सर। सही कहा। और मुझे लगता है कि जब हम भूगोल की बात करते हैं ना तो वो अक्सर बहुत नीरस हो जाता है। बिल्कुल, नक्शे, अक्षांश, देशांतर और सबसे बड़ी चुनौती होती है भारत के प्रमुख पहाड़ी दर्रों, जिन्हें हम माउंटेन पासेस कहते हैं, और घाटों को याद रखना। हाँ, वो नामों की एक लंबी अमूर्त सूची जैसी लगती है। लेकिन आज का हमारा मिशन यही है। हम देखेंगे कि कैसे आशीष सर ने इन जटिल भौगोलिक तथ्यों को मतलब छोटी छोटी कहानियों और याद रखने लायक ट्रिक्स में बदल दिया है, जिसे हम विजुअल निमोनिक्स कहते हैं। बिल्कुल। और सीखने वालों के लिए ये चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि हम सिर्फ रटने पर बात नहीं कर रहे हैं। हम ये समझेंगे कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है बिना किसी इन्फो ओवरलोड के या मानसिक बोझ के। हाँ, ज्ञान को एक मजेदार कहानी की तरह सहेजना। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम संज्ञानात्मक विज्ञान, मेरा मतलब है कॉग्निटिव साइंस, और भूगोल को मिलाकर देखें तो ये ट्रिक्स एक बहुत ही बेहतरीन संगम है। वो कैसे? देखिए, जब हम किसी नक्शे को देखते हैं ना, तो हमारा सामना ऐसे स्थानों से होता है जिनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई सीधा संबंध नहीं है। अजनबी नाम। हाँ, और दिमाग के लिए ऐसे अमूर्त डेटा को याद रखना हमेशा एक संघर्ष होता है। इसे सिमेंटिक मेमोरी की चुनौती कहते हैं। लेकिन आशीष सर ने जो रणनीति अपनाई है वो इन नामों को हमारे स्पेशियल और नैरेटिव मेमोरी के साथ जोड़ देती है, मतलब जानी पहचानी कहानी में पिरो देना। दर्ज कर लेता है। तो चलिए स्रोतों में दी गई पहली ट्रिक से ही शुरू करते हैं। हम उत्तर भारत की बर्फीली चोटियों की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे। हाँ, ये दर्रे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ के लिए नोट्स में जो ट्रिक है वो है जम्मू के बाबू पी कर जो गए। सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना? हाँ, एक आम सा वाक्य, एक बाबू है जो पीकर कहीं चला गया। लेकिन इसके भीतर पूरे क्षेत्र का भौगोलिक नक्शा छिपा है। तो आइए से डिकोड करते हैं। इस वाक्य में जो पहला शब्द है बाबू, उसका जो बा है वो इशारा करता है बनिहाल दर्रे की ओर। सही, बा से बनिहाल दर्रा। और जो बू है वो हमें बुर्जिल दर्रे की याद दिलाता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है, ये वाक्य सिर्फ नामों की सूची नहीं दे रहा है। हाँ, ये कुछ और भी कर रहा है। अगर हम बाबू के बाद वाले हिस्से पे आएं, वो जो पी है, हाँ, पी का संबंध पीर पंजाल दर्रे से है। तो बनिहाल, बुर्जिल और पीर पंजाल, ये तीनों दर्रे वर्तमान जम्मू और कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा है। और बनिहाल दर्रा तो वैसे भी बहुत अहम है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बिल्कुल। अब इस वाक्य का जो दूसरा हिस्सा है, कर जो गए, वो पूरी तरह से एक अलग भौगोलिक क्षेत्र में चला जाता है। एकदम सही। कर दर्शाता है काराकोरम दर्रे को और जो से बनता है जो जिला दर्रा। और ये दोनों लद्दाख क्षेत्र में आते हैं। यही तो इस ट्रिक की खूबसूरती है। हाँ, ये सिर्फ 5 दर्रों को याद रखने का तरीका नहीं है। इस वाक्य ने अपने आप में एक मानसिक विभाजन रेखा खींच दी है। पहला हिस्सा जम्मू कश्मीर को समेट लेता है और दूसरा लद्दाख की ओर ले जाता है। इससे भौगोलिक विभाजन को याद रखना बहुत ही सहज हो जाता है। चलिए अब इस बर्फीले उत्तर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देवभूमि की तरफ। हाँ, हिमालयी राज्यों की तरफ, उत्तराखंड और सिक्किम। उत्तराखंड के लिए तो स्रोतों में बहुत ही छोटी सी विजुअल ट्रिक है। बिल्कुल, और वो एक नाम पर आधारित है। ट्रिक है उत्तराखंड की नीलिमा। बस इतना ही? बस इतना ही। ये किसी लंबे वाक्य से बहुत अलग है। मनोविज्ञान में इसे चंकिंग कहते हैं, मतलब अलग अलग जानकारियों को एक छोटे और अर्थपूर्ण समूह में बांध देना। तो उत्तराखंड के वो 3 महत्वपूर्ण दर्रे जो तिब्बत की ओर जाते हैं, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। हाँ, तो इन तीनों को अलग अलग याद रखने के बजाय इन्हें नीलिमा शब्द में पिरो दिया गया। नी से नीति, ली से लिपुलेख और मा से माना दर्रा। अब किसी को बस एक किरदार नीलिमा को याद रखना है। और हमारा दिमाग किसी अमूर्त भौगोलिक सूची की तुलना में किरदारों को बहुत तेजी से रिकॉल करता है। और किरदारों की बात करें तो सिक्किम वाली ट्रिक तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, सिक्किम के दर्रों को याद रखने के लिए जो दृश्य उकेरा गया है वो है नाथू का सिक्का जल गया। ये सुनते ही दिमाग में तुरंत एक छवि बन जाती है। एक आदमी है नाथू और उसका सिक्का आग में गिरकर जल रहा है। इस विजुअल इमेजरी का असर
सच में बहुत गहरा होता है। अगर हम इसे डिकोड करें तो नाथू वो सीधे नाथुला दर्रे से जुड़ता है, जो भारत और चीन के व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक मार्ग रहा है। और जल शब्द, जलेपला दर्रे का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इस ट्रिक में एक और बहुत ही खास बात है। हाँ, सिक्का शब्द का रणनीतिक उपयोग। बिल्कुल, अक्सर ट्रिक्स के साथ समस्या क्या होती है, हम ट्रिक याद कर लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो किस राज्य के लिए थी। जिसे हम ऑर्फन निमोनिक या अनाथ ट्रिक कह सकते हैं। आशीष सर के नोट्स में इस समस्या को बहुत चतुराई से सुलझाया गया है। सिक्का शब्द को सिक्किम राज्य के लिए एक मेमोरी हुक बना दिया गया। अगर सिर्फ नाथू जल गया होता तो शायद लोग राज्य भूल जाते। लेकिन नाथू का सिक्का जल गया सीधे तौर पर नाथुला और जलेपला को सिक्किम के साथ कसकर बांध देता है। ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये ट्रिक्स महज कुछ शब्दों का जोड़ नहीं है। इनके पीछे एक पूरा मेमोरी आर्किटेक्चर काम कर रहा है। इसी कड़ी में आइए अब उत्तर पूर्व के आकर्षण की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के दर्रे। हाँ, जो अपनी जटिलता के लिए जाने जाते हैं। अरुणाचल के लिए नोट्स में एक चित्र के साथ जो वाक्य है वो है, अरुण ने बीज बो दिया। यहाँ भी वही मेमोरी हुक तकनीक है। अरुण शब्द स्पष्ट रूप से अरुणाचल प्रदेश का प्रतीक है। और बाकी का जो हिस्सा है, बीज बो दिया, उसमें दर्रों के नाम छिपे हैं। बो से बोमंडीला दर्रा, दी से, दीफू दर्रा और या से, यांग्याप दर्रा। बोमडेला, दीफू और यांग्याप, ये ऐसे नाम हैं जिनका उच्चारण आमतौर पर थोड़ा अपरिचित लगता है। लेकिन जब इन्हें बो, दी या जैसी रोजमर्रा की ध्वनियों के साथ जोड़ा जाता है तो दिमाग के लिए इस भाषाई दूरी को पाटना आसान हो जाता है। और बीज बोने का जो विजुअल है वो इसे एक ठोस आकार दे देता है। अरुणाचल के बाद अगर हम मणिपुर की बात करें, वहां की ट्रिक तो और भी छोटी है। मणि तुझे दूंगी, बस एक छोटा सा वाक्य जिसमें एक वादा या लेन देन का भाव है। मणि से मणिपुर और तुझे से तुजू दर्रा, जो मणिपुर का एक अहम मार्ग है। इन सभी उत्तरी और उत्तर पूर्वी दर्रों को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि भारी भरकम नामों को आसानी से छोटे संवादों में बदला जा सकता है। इस तरह के छोटे संवाद या वादे ना दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करते हैं जो सामाजिक संवादों और भावनाओं को याद रखता है। विकास के दौरान हमारा दिमाग सूचियों को नहीं, कहानियों और सामाजिक इंटरेक्शंस को याद रखने के लिए प्रोग्राम हुआ है। इसलिए जब दर्रे का नाम एक मानवीय संवाद बन जाता है तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। इस संज्ञानात्मक स्तर पर जानकारी को हैक करने का कमाल का तरीका है। अब हम इन ऊंचे पहाड़ों से उतरकर दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ओर। हाँ, उत्तर भारत में जिन्हें दर्रे कहा जाता है, दक्षिण में उन प्राकृतिक रास्तों को घाट या गैप कहते हैं। और दक्षिण भारत के इन घाटों को याद रखने के लिए स्रोतों में जो ट्रिक है वो बहुत ही अनूठी है। वाक्य है, थाली भरकर पालक लाओ। ये तो एकदम घर के डाइनिंग टेबल पर बोले जाने वाले निर्देश जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसके भीतर पश्चिमी घाट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक क्रम छिपा है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो इस ट्रिक की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ नाम याद करवाना नहीं है। तो और क्या है? ये ट्रिक भौगोलिक रूप से उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ के एकदम सटीक क्रम को दर्शाती है। अच्छा, दिशात्मक क्रम। हाँ, नक्शे के आधार पर भूगोल के अध्ययन में दिशा बहुत मायने रखती है। ये वाक्य कोई स्थिर सूची नहीं है। ये भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली एक पूरी यात्रा है। तो चलिए इस यात्रा को उसी क्रम में खोलते हैं। शुरुआत होती है थाली शब्द से। थाली से बनता है थाल घाट, जिसे कभी कभी थल भोर भी कहा जाता है। ये घाट महाराष्ट्र में है और भौगोलिक दृष्टि से ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इसके ठीक बाद यात्रा का अगला पड़ाव आता है भर। भर इशारा करता है भोर घाट की ओर। ये भी महाराष्ट्र में ही है, लेकिन इसका काम मुंबई को पुणे से जोड़ना है। तो उत्तर से दक्षिण आते हुए महाराष्ट्र में ही पहले थाल घाट आया जो मुंबई नासिक को जोड़ता है, और फिर उसके नीचे भोर घाट आया जो मुंबई पुणे को जोड़ता है। एकदम सही। और इसके बाद जब ये यात्रा नक्शे में और नीचे दक्षिण की ओर बढ़ती है तो शब्द आता है पालक। हाँ, पालक का सीधा संबंध पाल घाट से है, जिसे पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। ये घाट बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा, भौगोलिक और पारिस्थितिक दोनों दृष्टियों से। ये केरल में स्थित है और नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है, जो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो हम महाराष्ट्र से निकलकर सीधे केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पाल घाट तक आ गए। लेकिन रुकिए, वाक्य तो था
थाली भरकर पालक लाओ, तो ये लाओ का यहाँ क्या काम है? क्या ये भी किसी घाट का नाम है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। स्रोतों में ये स्पष्ट किया गया है कि लाओ किसी घाट का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक दिशात्मक संकेतक है। ये इस बात का संकेत है कि पाल घाट पर आकर यात्रा समाप्त नहीं हुई है। मतलब घाटों का क्रम और भी दक्षिण की ओर जाता है? हाँ, ये एक रिमाइंडर है कि नक्शे में और नीचे जाना है, जहाँ 5वें नंबर पर सेनकोट्टा गैप आता है, सेनकोट्टा गैप। जो सबसे दक्षिणी घाटों में से एक है और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। यह जानकारी को व्यवस्थित करने का कितना प्रभावशाली तरीका है। लाओ शब्द एक मानसिक मार्कर की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी थाली भरकर पालक लाओ यात्रा को एक साथ देखें, ये मुंबई नासिक के थाल घाट से शुरू होती है, मुंबई पुणे के भूर घाट तक आती है, फिर दक्षिण में नीलगिरी अन्नामलाई के बीच पाल घाट पहुंचती है, और अंत में तिरुवनंतपुरम मदुरई के पास सेनकोट्टा गैप की ओर इशारा करते हुए समाप्त होती है। एक छोटे से घरेलू वाक्य के भीतर पश्चिमी घाट का पूरा नक्शा सिमटा हुआ है। यही कारण है कि ये तरीका इतना सफल है। एक जटिल भौगोलिक संरचना को ऐसे वाक्य में ढाल दिया गया है जिसे दोहराने में कोई मानसिक ऊर्जा खर्च नहीं होती। अनजाने में ही आप महाराष्ट्र से केरल तक की यात्रा कर लेते हैं, वो भी एकदम सही अक्षांशीय क्रम में। ये भूगोल को एक शुष्क विषय से निकालकर एक विजुअल और व्यावहारिक अनुभव बना देता है। तो आखिर इन सबका मतलब क्या है? आज की इस चर्चा में हमने आशीष सर के जिन विजुअल नोट्स का विश्लेषण किया है, चाहे वो उत्तराखंड की नीलिमा हो, जम्मू का बाबू हो, अरुणाचल में बीज बोले वाला अरुण हो, या फिर दक्षिण भारत की थाली में पालक, ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा करते हैं। हाँ, सीखने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि जटिल जानकारी को भी अगर कहानियों और रोजमर्रा के शब्दों में बदल दिया जाए तो उसे ग्रहण करना आसान हो जाता है। रटने के बजाय उसके इर्द गिर्द कहानी बुनने का प्रयास करना चाहिए। इससे सीखने की प्रक्रिया तनाव मुक्त होती है और जानकारी लंबे समय तक दिमाग में टिकती है। लेकिन ये सब देखकर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? आज हम बहुत ही आराम से इन ऊंचे दर्रों और गहरे घाटों को याद रखने के लिए शब्दों के इन छोटे शॉर्टकट्स का उपयोग कर रहे हैं। हम नक्शे पर एक छोर से दूसरे छोर तक पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं। सही बात है। लेकिन जरा सोचिए उन प्राचीन यात्रियों, व्यापारियों या खानाबदोश समुदायों के बारे में, जिनके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई जीपीएस नहीं, कोई निमोनिक ट्रिक नहीं। उन्होंने असल में इन खतरनाक बर्फीले पहाड़ों और घनी घाटियों के बीच से ये रास्ते पहली बार कैसे खोजे होंगे? वो तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। उनके लिए हर एक दर्रा, हर एक घाट महज याद रखने वाला नाम नहीं था। वो जीवन और मृत्यु के बीच का एक वास्तविक रास्ता था। क्या बात है। तो क्या हमारी आज की बौद्धिक यात्राएं, जहां हम असीम जानकारियों और जटिल विषयों के पहाड़ों को पार करने की कोशिश करते हैं, भी कभी-कभी उन असली पहाड़ी दर्रों जितनी ही चुनौतीपूर्ण नहीं होती? बिल्कुल होती है। और शायद ज्ञान के उन दुर्गम पहाड़ों को पार करने के लिए भी हमें बस सही ट्रिक या सही रास्ते की ही जरूरत होती है। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। ज्ञान के इन पहाड़ों को पार करने और नए रास्ते खोजने की इसी भावना के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।